Sure, there is a lot of noise outside, तो please उसको जरा ignore करें. अब उसका कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, this is a question of November 2015, variant 4.1, question number 5. ठीक है. A charged particle P is situated in vacuum at a distance x from the center of charge conducting sphere of radius r, as illustrated. For the particle P outside the conducting sphere, the charge on the sphere may be assumed to be a point charge at its center. So there is a point P. Okay. So there is a charge placed at this point, which is considered as a point charge. Okay. The first part is state Coulomb's law. So you expect all Coulomb's law का statement एक दफा हम देख लेते हैं. The force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, you need to learn the law. इसका formula क्या है? F is equal to Q1 Q2 upon 4 pi E naught R square, where R is of course the distance between them. ठीक है, चलें. Now let's move to the next part. अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसका जरा आंसर्स मिटा देता हूं so that I can solve with you. अच्छा, चलें. Now in this question they say the sphere and the particle P are both charged positively. ठीक है. अच्छा, एक सेकंड देना जरा. Some kids are asking for the link. तो जरा एक सेकंड. हाँ, so अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? जाहिर है अगर ये स्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो पी पे पार्टिकल रखा हुआ है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, सो टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पर आप लिख देंगे द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स राइट. ठीक है. देन स्टेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम. देखो, मैक्सिमम फोर्स तब होगी जब उनके दरमियान डिस्टेंस सबसे कम होगा. तो अगर ये आपके पास स्फीयर है और ये बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ होगा तो फिर फोर्स मैक्सिमम होगी. तो हम कहेंगे एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. ठीक है. देन दे से डिटरमिन द रेशियो. द फोर्स ऑफ पार्टिकल P एट x इज इक्वल टू r एंड x इज इक्वल टू 4r. अच्छा, देखते हैं जी. देखो ये कैसे होगा. फोर्स का फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E नॉट. अच्छा, पहले वाला है x इज इक्वल टू r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E नॉट 4r का स्क्वायर. ठीक है, 4r का स्क्वायर. तो अब आप इसको कैंसिल करते जाएंगे. Q1 और Q2, Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा. 4 पाई ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास, अच्छा अब ये एक्चुअली बचा क्या? तो अब आपके पास जो बचेगा वो होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 16 आर स्क्वायर. ठीक है. इसको रीअरेंज करोगे तो ज़रा ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. होप आपको ये रीअरेंजमेंट आता है करना. यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 16 अपॉन. सो द रेशियो इज 16 to 1.
ठीक है, समझ में आ गया ये? राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू सो दैट आई कैन डू इट विद यू. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट वो ये कह रहा है, नाउ इन दिस क्वेश्चन, चलो लेट्स डू दिस नाउ. When the charge on the sphere is 6 into 10 power minus 7, the electric field strength at the surface of the sphere is 1.5 into 10 power 6 volt per meter. Electrical breakdown spark occurs when the electric field strength on the surface of the sphere exceeds 2 into 10 power 6 volt per meter. Determine the additional charge that may be added to the sphere before the breakdown occurs. अच्छा जी, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है. देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको कहा हुआ है उसने कि जब उसका चार्ज 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है. उसने कहा हुआ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्सीड्स दिस मच. तो एडिशनल चार्ज कितना होगा? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज करें. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई E नॉट R स्क्वायर. पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं R की वैल्यू, क्योंकि हमें R नहीं पता. ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ. सो क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.5 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6 इंटू 10 पावर माइनस 7. अच्छा, ये 1/4 पाई ई नॉट हो गया ना. एक सेकेंड, 1/4 पाई ई नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. इसको जरा यूं कर लेते हैं. सो 1.5 इंटू 10 पावर 6, 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू होती है 8.99 इंटू 10 पावर 9, पूरे 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू. Q is 6.0 into 10 power minus 7 given in the question, this one, upon R square. So यहाँ से what I'll do, I'll find R, the value of R. ठीक है, अच्छा जी, वैल्यू ऑफ R क्या हुई? वैल्यू ऑफ R हो गई 0.6 मीटर. आर की वैल्यू आ गई. अब उसने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्फीयर एक्सीड्स दिस, डिटरमिन द एडिशनल चार्ज. तो अब आप चार्ज कैलकुलेट कर लें. देखें चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा. चार्ज ऐसे कैलकुलेट होगा कि वही फॉर्मूला लगाओ, Q अपॉन यही 1/4 पाई ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू आपको जो है वो गिवन है. अच्छा, इसके बाद अभी जो नया E है वो इतना है इंटू 10 पावर 6. 1/4 पाई नॉट की वैल्यू 8.99 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब चार्ज कितना है ये निकाल लो. ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय R हमने पिछले पार्ट में निकाल लिया है 0.06 का स्क्वायर. तो यहां से जब आप Q कैलकुलेट करेंगे अब वो आ जाएगा 8.0 इंटू 10 पावर -7. आ गया. एडिशनल चार्ज अब कैसे निकालोगे? देखो, दोनों चार्ज का सब्ट्रैक्ट कर लो. जो पहला तुम्हारे पास चार्ज था वो इतना था 6.0 इंटू 10 पावर -7. अब जो तुमने चार्ज निकाला है वो 8.0 इंटू 10 पावर -7. ठीक है, आपको बताना है कि एडिशनल चार्ज कितना है, तो दोनों का डिफरेंस. सो 8.0 इंटू 10 पावर -7 माइनस
6.0 into 10 power 7 -7, सॉरी दोनों -7, सो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.0 into 10 power -7, 2.0, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और चार्ज पुट करके आर की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है और जो आपने आर निकाला है उससे नया चार्ज निकाल लिया, और उसने आपसे पूछा कितना एडिशनल चार्ज चाहिए होगा, तो आपने सबट्रैक्ट कर लिया तो आपको एडिशनल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय ऐसे कर लें, तो जी ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए वो क्या है भाई, ये फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। अब आप देखें 4 पाई ई नॉट तो कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है ना, तो मैं ये कह सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब जब E 1.5 इंटू 10 पावर 6 था, तो उस वक्त चार्ज था 6 इंटू 10 पावर 7 -7। तो अब E अगर चेंज होके 2 इंटू 10 पावर 6 हो गया, तो नया चार्ज क्या होगा, यूनिटरी मेथड से आप निकाल लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंटू 10 पावर 6, तो यहाँ से आ जाएगा 8.0 इंटू 10 पावर -7। ठीक है, इससे भी आ गया डायरेक्टली। अब आप क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें दोनों को, एडिशनल चार्ज। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है एडिशनल चार्ज कैलकुलेट करने का। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज जून 2016 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये एक्चुअली बुक का क्वेश्चन है, तो वो बुक की नंबरिंग हुई हुई है, क्वेश्चन नंबर 6। By reference to electric field lines, explain why for the points outside the spherical conductor, the charge on the sphere may be considered to act as a point charge at its center। अच्छा, देखो इसका आंसर क्या है। All the lines of forces appear to originate from a point at the center of the sphere। ठीक है, इसका यानी यूं समझें आप, इसका मतलब क्या है, आपको याद है हम ये लाइंस ऑफ फोर्सेस यूं बनाते थे, ये यूं स्फेयर है ना, तो हम इसकी जो लाइंस ड्रॉ करते थे वो आप ऐसे करते थे ना, एक मिनट लेट मी ड्रॉ दिस करके ना। ठीक है ना, ये ऐसे होता है ना, हम इसका यूं बनाते हैं ना लाइंस, लाइक दिस, ये ऐसे। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें, दे ऑल दे ऑल अपेयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर। हम असल में एक्चुअली ये तो यूं करके बनाते नहीं ना, इसको यूं यूं बनाते हैं हम एक्चुअली, तो यूं शो करते हैं यूं। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हम जब बनाते थे, लेकिन अगर आप इनको डॉटेड एक्सटेंड करेंगे तो ये सब यूं करके सेंटर से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन। चलो, अब अगला, टू आइसोलेटेड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस x, कैलकुलेट द रेशियो। किसका रेशियो है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। देखो
इलेक्ट्रिक फोर्स का देखो प्रोटॉन चार्जेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 Q2 4πE0 R²। ठीक है। अच्छा अच्छा, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन R। तो मैंने यूं कर लिख लिया, डिवाइडेड बाय। सही है। अच्छा जी, चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें उसने कहा हुआ है कि लाइंस कंसिडर कंडक्टर। अच्छा अच्छा, इसने कहा डिस्टेंस इज x, द टू आइसोलेटेड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस x। तो हम r की जगह यहाँ पे x कर देते हैं। ठीक है, r की जगह, क्वेश्चन में x कहा हुआ है ना, इसीलिए मैंने x कर दिया। अच्छा चलो भाई, 1/4πE0 की वैल्यू क्या है? अच्छा, 1/4πE0 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास अच्छा पहले दो, 1/4πE0 की वैल्यू हो गई 8.99, यूं कर लेते ना, 8.99 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹, सॉरी -99। ये किसकी वैल्यू है? 1/4πE0 की। अभी इसको सही कर देता हूँ, 9 है। Q1 कितना है? एक प्रोटॉन का जो रियल चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो क्योंकि दो प्रोटॉन्स हैं तो मैं इसको बजाय इसके दो दफा लिखूं, मैं यूं करके स्क्वायर कर दूंगा ना, डिवाइडेड बाय x²। अच्छा, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस हटेगा। ठीक है, डिवाइड बाय x²। तो एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो Q1 Q2 है, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1/4π0 की वैल्यू 8.99 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x² ऊपर आ जाएगा, अपॉन जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अच्छा, मास जो होता है एक प्रोटॉन का, ये आपको डाटा शीट में गिवन होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻20 - 27, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, जाहिर है एक्स स्क्वायर क्या, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट पर आओ। अब देखो ये रेशियो जो है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1.24 इंटू 10⁻36 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका ये वाला, इसके ये खैर हो गया। उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, by reference to your answer in part 1, suggest why gravitational forces are not considered when calculating the force. Electric force is very strong compared to the gravitational force, hence is ignored. अच्छा, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कितने टाइम्स का फर्क है? यानी 1.24 इंटू 10⁻36 टाइम्स मोर पिछले वाले सवाल के हिसाब से। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया सवाल। अच्छा, अब मैं जरा एक पुराने ईयर का सवाल लेता हूँ, ये जून 8 का है। अच्छा, मैंने हर जरा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि जरा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएं।
सो दिस इज June 8 पेपर 4 क्वेश्चन 4। अच्छा, पुराने ईयर्स के सवाल कराने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा बच्चे, डेफिनेशन हैं, प्लीज डेफिनेशन तो आप याद कर लें। Electric potential, it is the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point। ठीक है। Two isolated point charges A and B are separated by a distance of 30 centimeters as shown in figure 4.1। अच्छा देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ठीक से समझना। ए और बी दो चार्जेस हैं, हमें नहीं पता वो चार्जेस कौन से हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है। द चार्ज ए इज प्लस 3.6 into 10 power minus 19। The variation with distance from A along the line AB, the potential। अच्छा, आपको पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है बच्चों। अब आपको कुछ चीजें जरा रिकॉल करवाता हूं। जो अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है ना किसी का, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज पॉजिटिव। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर इज नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल पॉजिटिव है ए की, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और बी की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है बी नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। जिसकी सरफेस पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और जिसकी सरफेस पे नेगेटिव होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल, इसका जो ग्रेडियंट होता है मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव साइन, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, माइनस साइन के साथ जो मल्टीप्लाई करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। तो यूं कह लो कि माइनस चेंज इन वी अपॉन चेंज इन आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बाय द वे एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आइए आप लोग। अच्छा, एक सेकंड यार, मैं रेफरेंस की वैल्यू जो है माइनस। अच्छा चले, अब आइए इसके सवाल पर। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अच्छा, इधर आ जाते हैं ना डायरेक्ट। स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पोटेंशियल इज जीरो। यार ये तो आपने ग्राफ से जाना है, वहां जाके रीड करना है पोटेंशियल जीरो कहाँ पर है और इसका निकालना है। ठीक है, ये आपने ग्राफ से वैल्यू रीड कर ली, आप इसको रीड कर लीजिए। इसका आंसर आ रहा है 18। अच्छा, 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप भी ग्राफ से जाके रीड कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ से आप ग्राफ पे गए 18 सेंटीमीटर। ठीक है। Now this is important. Use your answer in part 1 to determine the charge at B। ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, दोनों का जो सम है पोटेंशियल का, ए का और बी का, वो इस फासले पे जीरो है। इस पे 18 सेंटीमीटर के ऊपर जो आपने एक्स निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस बात को समझो, जरा एक मिनट इधर देखो भाई। ये है ना दोनों का, ए बी दोनों का। अभी इधर जहां पर, अच्छा मैं और जरा स्पेसिफाई करूंगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है, ये अगर 30 है, और आपने निकाला है कि 18 सेंटीमीटर पे वो 18
सेंटीमीटर्स पे अभी आपने कहा कि उसकी वैल्यू जो है वो ये है, क्या नाम है, ये अभी पीछे में लिखा ना, 18 सेंटीमीटर पे इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर 18 सेंटीमीटर पे इसकी वैल्यू 0 है तो अब आप देखें कि हम यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है ए से 18 होगा। अच्छा, इसको बनाए, इसको यूं बनाना है, पॉइंट चार्ज बनाना है यूं। तो ए और ये भी है ना, तो यहां से लेके यहां तक अगर ये 18 है, या मैं कहां से आया, जहां पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ जहां पोटेंशियल 0 है, ये 18 सेंटीमीटर है। तो जाहिर है अगर टोटल 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अगर 30 है, तो 18 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, 20 है, जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां तक की बात हो रही है। ठीक है, ग्राफ से पता चला। ठीक है, अब आइए वापस, अब इधर आए जरा। अच्छा, एक सेकंड, इसको मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, सो दोनों का जो सम है वो 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल अपॉन 4 पाई इन आर, इसको मैं आर ए कर देता हूँ, प्लस क्यू बी अपॉन 4 पाई ए नॉट आर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 पाई नॉट को कॉमन ले लो, 1/4 पाई नॉट को। क्यू ए तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन आर ए सेंटीमीटर है तो 10⁻², प्लस क्यू बी निकालना है, अपॉन आर बी हमने अभी निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। बस इसको तुम सॉल्व कर लो, इसको तुम सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके इसको चेक कर लो, इसका आंसर क्यूबी का आ जाएगा -2.4 इंटू 10⁻⁹ अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया था। बेटा, आपको माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आंसर में माइनस साइन सॉल्व होकर आ जाएगा। आप लोगों को माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर ने आ गया बच्चों। चलिए, a small test charge is now moved along the line AB from 5 centimeter to 27 centimeter. State and explain the value of x at which the force on the test charge will be maximum. देखो भाई, अभी मैं डायग्राम पर आता हूँ। 5 सेंटीमीटर से, यानी सरफेस ऑफ ए से आप 27 सेंटीमीटर गए, यानी सरफेस ऑफ बी पे फोर्स मैक्सिमम एग्जर्ट होगी। देखें, का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो माइनस साइन मल्टीप्लाई ग्रेडियंट। अच्छा, माइनस तो डायरेक्शन के लिए ना सिर्फ, असल में तो जहां ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग है वहां फोर्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है F/Q। अब आप जरा ग्रेडियंट चेक करें, देखो, और मैंने एक टेंजेंट बनाया 27 पे, आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा स्टीप टेंजेंट 27 वाला है। यानी आप देखें ये कर्व का स्टीपेस्ट रीजन कौन सा है। तो या तो ये वाला 5 वाला है या 27 वाला है ना, बाकी जो जा रहा है उसका स्लोप तो कम है वाला। अब आपको देखो कि 5 पे ज्यादा है या 27। देखें, आप खाली आंख से देख के नहीं पता चलेगा 5 पे ज्यादा है 27 पे ज्यादा है, ये इसको देखेंगे, खाली आंख से देख के नहीं पता चलेगा। आप एक काम करें, टेंजेंट बना लें, एक 5 पे टेंजेंट बना लो, वो करके वो करके
और एक 27 पे टेंजेंट बना लो। आपको टेंजेंट से अंदाजा हो जाएगा ज्यादा स्लोप कहाँ है। ज्यादा 27 पे नजर आ रहा है तो ज्यादा स्टीप है। अच्छा, अगर बनाना नहीं है ना तो एक स्केल रख के देख लेना, बस उसके बिल्कुल कर के साथ तुम्हें स्केल रख के अंदाजा हो जाएगा कि स्लोप कहाँ पर जाता है। तो इसका आंसर देखो, अब तुम कैसे करोगे। इसका आंसर ऐसे करोगे, द ग्रेडियंट ऑफ v अगेंस्ट r is the value of e. Since at 27 centimeter the gradient is maximum, hence e is maximum. तो फिर 3 मार्क का है ना, तो एक बात और लिखनी पड़ेगी, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ई, hence f is also maximum at 27 centimeter. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है उसी पॉइंट पे फोर्स सबसे ज्यादा है। ये कैसे पता चला मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है, जहां पर ग्रेडियंट सबसे ज्यादा स्टीप है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई मसला नहीं है, वो तो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट जरा मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। ओके, जिसका ईयर मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा है, मैं इसका ईयर आपको देख के बता देता हूँ। चलो इसको देखें जरा। द क्वेश्चन सेज टू स्मॉल solid spheres A and B have equal radii and are in vacuum. The centers are 15 centimeters apart. Sphere A has a charge of 3 picocoulombs and sphere B has a charge of 12 picocoulombs. Arrangement is illustrated. अच्छा, स्फेयर ए का आपको चार्ज दिया हुआ है और स्फेयर बी का चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, स्फेयर ए का जो सेंटर से डिस्टेंस है पी तक 5 है, तो जाहिर है स्फेयर बी का जो है वो 10 होगा क्योंकि 15 टोटल डिस्टेंस है। Point P lies on the line joining the centers of spheres at a distance of 5 centimeters from the center of sphere A. Suggest why the electric field strength in both sphere is zero. जी बेटा देखो मैं आपको याद दिला दूं, इनसाइड द स्फेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना वो जीरो होती है इनसाइड द स्फेयर, और जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड आंसर है, अगर आपसे कभी भी पूछे वो एग्जामिनर के इनसाइड द स्फेयर क्यों जीरो होती है, तो इसका देखो आपको एक आप समझे एक तरीके से स्टैंडर्ड इसको याद कर लें। द चार्जेस इनसाइड द स्फेयर आर स्टेशनरी and they cancel the field of each other resulting in zero field strength. असल में स्फेयर के अंदर हम ये कहते हैं कि जो चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी जो ओवरऑल इफेक्ट होता है क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है ना चार्ज, तो वो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है जो स्टेशनरी चार्जेस का। ठीक है, बस आप इसको याद कर लें बच्चों, ये एक आंसर है जो कि बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। आप ये इसका आंसर। ठीक है, now that the electric field strength is zero at point P, electric field strength is zero, explain your working। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ना वेक्टर जीरो भाई पॉइंट पे वो किस पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी प्लस इलेक्ट्रिक एट पी बाय स्फीयर पी, दोनों का जो सम है वो जीरो के बराबर है ना, और जो वैल्यू
क्या डिस्कनेक्ट हुआ था? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत ब्लैक कर दी है। से आवाज नहीं आ रही थी। अभी 2 मिनट पहले से स्क्रीन भी शेयर नहीं होती सही से। है ये वाला पार्ट जब मैंने ये लिखा था इसमें आ रही ये थी वाला आवाज? पार्ट नहीं हो रहा था, ये वाला नहीं हो रहा था, बी पार्ट। हाँ, बी वाला पार्ट नहीं हो रहा था, ए वाला पे कर ये दिया वाला था। पार्ट नहीं। अच्छा अच्छा, चले मैं वापस बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ, चलिए। देखो, इसमें मैंने कहा टू स्मॉल मेटल स्फेयर्स ए एंड बी हैव इक्वल रेडियाई इन आर इन वैक्यूम, द सेंटर्स आर 15 सेंटीमीटर्स अपार्ट। ठीक है। स्फेयर ए हैज अ चार्ज ऑफ 3 पिकोमीटर, स्फेयर बी हैज अ चार्ज ऑफ प्लस 12 पिकोमीटर्स। अच्छा, जाहिर है पी का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इसके अंदर, उसने कहा है पी का डिस्टेंस जो है ना वो सेंटर ऑफ द स्फेयर ए से है 5। तो अगर ये 5 है और टोटल डिस्टेंस 15 है तो जाहिर है इसका 10 होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल पर आओ। उसने कहा है सजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन बोथ स्फेयर इज जीरो। तो मैं इसको रिपीट कर दूं। मैंने आपको ये बात समझाई थी क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर इज जीरो, पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसके एक स्टैंडर्ड आप कैसे याद कर लें, इसका हम आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो स्फेयर के अंदर चार्जेस होते हैं ना वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी एक दूसरे की स्ट्रेंथ को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। तो बस मैं ये बता रहा था कि बस ये एक स्टैंडर्ड तरह का आंसर है, आप इसको याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब आइए अगले पार्ट पे। उसने कहा दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो एट पॉइंट बी। अच्छा बच्चों, भाई कम कर लेना, वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई, तो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी बाय स्फेयर ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी बाय स्फेयर बी। ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर जीरो आ जाना चाहिए। अगर आपका आंसर जीरो आएगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आंसर सही है, शो हो गया। अच्छा देखिए, लेकिन इसके अंदर एक 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 बात क्या है, इसमें अगर इसको तुम लोग जरा समझो तो ए के ऊपर चार्ज क्या पॉजिटिव, के ऊपर चार्ज क्या है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम लोगों को इस बात को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, फोर्स मैं यूनिट पॉजिटिव किस डायरेक्शन करें तरह भी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी रिपीट कर रहा हूं। अरे क्या हो रहा है मसला कुछ, अब ये जूम जो है ना मैंने देखा है ये थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम करने लगता है। अच्छा गाइस, मैं फिर से आ रहा हूँ इस सवाल पे। देखो, मैं समझा ही रहा था कि इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो जीरो है एट पॉइंट पी। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो इसको मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो, हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड
ऐड करके देख लेंगे। फिर ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी और स्फीयर बी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, अगर आंसर आएगा तो शो हो, मैं उसने कहा शो कर। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो साइन का है कि आप सही पढ़ते हैं वरना आप आंसर अब की डेफिनेशन फोर्स एक्सर्टेड पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं पॉइंट पी पे तो स्फीयर और स्फीयर ए लेफ्ट की तरफ फोर्स है। इसका मतलब स्फीयर ए और स्फीयर बी की क्योंकि फोर्स ऑपोजिट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की होती है। तो बच्चों मुझे एक की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। जिसको मर्जी ले लें, ए को पॉजिटिव ले लें, बी को नेगेटिव ले लें या वाइस वर्सा, ठीक है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको किसी एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लूं, की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नेगेटिव ले लूं, ठीक है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका आंसर नहीं है। चलिए तो अब आप देखें इलेक्ट्रिशियन का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई E नॉट, तो ये QA किया मैंने क्योंकि स्फीयर एक ही अपॉन 4 पाई E नॉट। इसको मैं कह देता हूं, अच्छा इसका डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में कहना 5 × 10 पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखो माइनस साइन मैंने खुद ही लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी नेगेटिव है। QB अपॉन 4 पाई E नॉट, इसका डिस्टेंस कितना था 10 × 10 पावर -2, ठीक है। चार्जेस दोनों हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 1/4 पाई E नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, तो 1/4 पाई E नॉट की वैल्यू 8.99 × 10 पावर 9। ए का चार्ज क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10 पावर -12 अपॉन 5 × 10 पावर -2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको माइनस मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, 8.99 × 10 पावर 9, ये 1/4 पाई नॉट की वैल्यू हो गई। बी का चार्ज हमें गिवन है 12 × 10 पावर -12, ये पीको है ना इसलिए -12 पुट करो। क्वेश्चन में गिवन है 3 पीको ए का चार्ज है और 12 पीको बी का चार्ज है। डिस्टेंसेस भी हमें पता है तो इंटू 10 × 10 पावर -2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 0, ठीक है। चलो अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अच्छा देखो यार इसको अब कैसे सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। उसने कहा हुआ है कि एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम देखो वन सेकेंड दोनों का सम कर दो, तो ये पोटेंशियल है ना अब एट, अच्छा पहले बाय द वे जिनको नहीं पता ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको जरा बता दूं। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी से अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा पॉइंट पी पे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा। और देखो वर्क स्केलर होता है, वर्क वेक्टर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, तो वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो V इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी। आपको था ना पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है QA अपॉन 4 पाई E नॉट, ये होता है R, ये R स्क्वायर नहीं होता R। इसका R हमें पता है तो लिख देते हैं 5 × 10 पावर -2 प्लस QB 4 पाई E नॉट, इसका R 10 × 10, बस वैल्यू सारी पुट कर दो। 1/4 पाई E नॉट को कॉमन ले लो, 3 × 10 पावर -12 QA का चार्ज 5 × 10 पावर -2 प्लस 12 × 10 पावर -12
अपॉन 10 इंटू 10 पावर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके हो गया 1.62। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट पार्ट देखो। इसका लास्ट पार्ट सबसे ट्रिकी है, मतलब इतना ट्रिकी नहीं है लेकिन लगता है ऐसा है कि बहुत ट्रिकी है। अब उसने कहा है अ सिल्वर न्यूक्लियस हैज अ स्पीड ऑफ v व्हेन इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब वो लिख देना इसका मतलब होता है इंफिनिटी। आप ट्रीट करें इसको फ्रॉम p। use your answer to part c to calculate the minimum value of speed such that the nucleus can reach point p। okay guys, now you need to understand this। देखो, सबसे पहले तो ये इसको जरा देखो, ये एक न्यूक्लियस है जो इन्फिनिटी पे है। उसने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस, इसको लेकर आ रहे हो तुम पॉइंट पी पे, पॉइंट पी ए और बी के बीच में। ठीक है, उसने कहा हुआ है सिल्वर न्यूक्लियस एज अ स्पीड वी। उस वक्त उसकी स्पीड है वी जब वो आ रहा है, वही निकालनी है मुझे स्पीड। लेकिन ये मुझे पता है वो इन्फिनिटी पे है। क्या आप कहेंगे सर आपको कैसे पता वो इन्फिनिटी पे है? जब भी वो क्वेश्चन में लिखे ना लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका मतलब है वो इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसने कहा हुआ है यूज योर आंसर इन सी टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड सच दैट इट रीचेस पॉइंट पी। अब जरा मेरी बात याद रखिएगा। देखो बच्चों, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है ना वो होता है 0, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे ये इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर आएगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ेगी क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम है ना। तो देखो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो चेंज इन काइनेटिक है वो चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो अपनी समझो स्पीड स्पीड जो उसके अंदर है ना, उसके उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके रिपल्जन को ओवरकम कर रहा है। देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, और वो दो पॉजिटिव के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब है ज़ाहिर है वो रिपल्जन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो वो रिपल्जन एक्सपीरियंस कर रहा है वो कैसे आ पा रहा है? तो वो तो रिपेल कर रहे हैं दोनों ए और बी उसको। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में, इसलिए वो करीब आ पा रहा है। और आप कहेंगे सर पॉइंट पी पे आके क्या होगा? वो रुक जाएगा पॉइंट पी पे आके, स्टॉप, इट विल स्टॉप। सो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी है एट इंफिनिटी वो है हाफ एम वी स्क्वायर, और पॉइंट पी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी इंटू क्यू। नहीं ये नहीं, वी क्यू इसके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी इंटू क्यू। तो ये वी इंटू क्यू पुट कर, वी इंटू क्यू। ठीक है, ये वी इंटू क्यू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी है एट पॉइंट पी। ठीक है, वी इंटू क्यू। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा देखो, सिल्वर का मास है 107, लेकिन ये 107 यू है, यू। और 47 इसका प्रोटॉन है। 47 का मतलब 47 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो 47 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, चलो अब देखे जाओ। हाफ मास की जगह 107 यू, यू की वैल्यू होती है, चलो अभी देखते हैं पहले। और वी स्क्वायर 0 मैंने हटा दिया। वी देखो, ये वी कहां से आया? ये वी हमने कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में, ये वी यहां से आया। ठीक है, तो ये हमने वी पुट कर दिया जो पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था। और क्यू इसका चार्ज है, ऊपर लिखा हुआ है 47 इंटू 10 पावर 47 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये चार्ज है इसका। ठीक है, चार्ज है, ये वी की वैल्यू। वी हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था। चार्ज हमें ऊपर गिवन है 47 प्रोटॉन है, उसको एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कूलम्स में आ गया। कितने कूलम्स? सिर्फ 47 मत पुट कर आना, 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यू की वैल्यू होती है
1.66 इंटू 10⁻⁻47 यूनिफाइड मास। तो यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका वी का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सामने सबको ये यहाँ से भी। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर रखें। मैं एक और क्लास और क्वेश्चंस कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप लोग प्लीज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरा रिवीजन भी कर लें। आज की क्लास में इसमें यहाँ पे एंड करूँगा। ओके।